हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की पेपर सेकंड की महामैराथन क्लास, यानी आपका जो पेपर रहने वाला शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आपको अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस कैसे बनाएंगे। और जिसको भी पीडीएफ लेनी है ना, ये आपके लिए स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, आप उन पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ फ्री नहीं है, आपके लिए शुल्क रखा गया है, क्योंकि मेहनत लगती है पीडीएफ के अंदर आपको तैयार करने के अंदर, और कंटेंट आपके लिए तैयार करके हम उपलब्ध करवाते हैं। तो जिसको भी पीडीएफ लेनी है नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पेपर 2 रहने वाला आपका, और फिर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार सच्चा वेद ज्ञान क्या है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी क्वेश्चन है। तो जैन दर्शन में सच्चे और प्रमाणिक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। यह वह ज्ञान होता है जो किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में बिना किसी संशय यानी संदेह, विपर्य, भ्रम या अंधविश्वास व्यवसाय के प्रकट करता है। जैन मत के अनुसार ज्ञान आत्मा का मूल और स्वाभाविक गुण होता है। जब संसारी जीव सही दृष्टि से यानी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तब कर्मों का आवरण हटने लगता है और सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रमाणिक ज्ञान के 5 प्रकार होता है: मति, श्रुत, अवधि, मन प्रय और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान भी कहते हैं जिसको। तो मति और श्रुत ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से होने के कारण परोक्ष कहलाते हैं, जबकि अवधि, मन प्रय और केवल ज्ञान सीधे आत्मा से उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष माने जाते हैं। अनेकांतवाद और स्यादवाद के अनुसार सच्चा ज्ञान वही होता है जो किसी भी सत्य को एकांगी रूप से न देखकर उसके सभी अनंत पहलुओं को समग्रता के साथ स्वीकार करे। दूसरा आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है कि उपसंपदा संस्कार क्या है, समझाइए। ये आपके लिए वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पुराने पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके दोबारा रिपीट पेपर में होने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें, क्लास पूरी देखें, बीच में नहीं छोड़े, क्योंकि अगर आप आधी क्लास देखेंगे तो आपके कुछ टॉपिक तैयार होंगे, कुछ टॉपिक तैयार नहीं होने वाले। तो दूसरा क्वेश्चन है कि उपसंपदा संस्कार क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझना है विद्यार्थियों। बौद्ध धर्म और संघ परंपरा में उपसंपदा संस्कार वे सर्वोच्च और अंतिम दीक्षा होती है जिसके माध्यम से कोई भी नौसिखिया भिक्षु श्रवण बौद्ध संघ का पूर्ण और स्थायी सदस्य बनता है। ये संस्कार व्यक्ति से ग्रस्त जीवन के पूर्ण त्याग और आध्यात्मिक मार्ग के प्रति उसकी सर्वोच्च प्रतिबद्धता का प्रतीक होता है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रार्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना अनिवार्य होता है और उसे माता पिता की अनुमति, ऋण मुक्त होने तथा किसी भी राजकीय सेवा या गंभीर बीमारी से मुक्त होने जैसी आवश्यक योग्यताओं को पूरा करना होता है। यानी कहने का तात्पर्य, यानी उसके कौन कौन उसके लिए उपयोगी होता है। एक तो 20 वर्ष का बालक होना चाहिए पूरा, ठीक है, और माता पिता की उसको अनुमति मिलनी होनी चाहिए, और सभी प्रकार के जो ऋण मुक्त होते हैं, चाहे वो पित्त ऋण है, चाहे मातृ ऋण है, या कोई प्रकार का ऋण है, वो मुक्त होना चाहिए, और किसी भी राजकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, कोई भी गंभीर उसको बीमारी नहीं होना चाहिए। तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, उपसंपदा संस्कार कर सकता है। विद्यार्थियों, ये पवित्र संस्कार कम से कम 10 वरिष्ठ और अनुभवी बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति में एक औपचारिक सभा के बीच में संपन्न किया जाता है। संघ के समक्ष प्रार्थी के आचरण योग्यता की गहन जांच की जाती है और सभी पक्षों की सर्वसम्मति मिलने के बाद ही उसे पूर्ण भिक्षु का दर्जा मिलता है। उपसंपदा ग्रहण करने के बाद भिक्षु को विजय पिटक में दर्ज प्रतिमोक्ष के कड़े अनुशासन जैसे पूर्ण ब्रह्मचर्य, अहिंसा, चोरी न करना, और यानी जिसको अपरिग्रह या चोरी नहीं करना, सात्विक जीवन जीवन के नियमों का आजीवन अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि टैगोर के दर्शन का मुख्य आधार क्या है। टैगोर के दर्शन का मुख्य आधार क्या है विद्यार्थियों। अगर बात करें टैगोर की, तो विद्यार्थियों रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन का मुख्य आधार मानवतावाद है। क्या है? मानवतावाद और विश्व बंधुत्व है, जो ईश्वर को किसी भी दूर आकाश में नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर और मनुष्य के कण कण में विद्यमान मानते हैं। टैगोर का मानना था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है और प्रेम ही वह माध्यम है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध सकता है। उसका दर्शन प्राचीन भारतीय उपनिषदों की आध्यात्मिक चेतना और आधुनिक पश्चिमी विज्ञान व स्वतंत्रता के विचारों का एक सुंदर समन्वय माना जाता है। टैगोर के दर्शन में प्रकृति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह प्रकृति को मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षिका मानते हैं। इसी विचार के आधार पर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां बच्चे
चार दीवारी के बजाय खुले वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके अलावा उनका जीवन अंतर्राष्ट्रीयवाद की वकालत करता है, जो किसी भी प्रकार के संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध करता है। उसे पूरे विश्व को एक परिवार वसुदैव कुटुंब के रूप में देखता है। संक्षेप में मनुष्य की आंतरिक स्वतंत्रता, प्रकृति से जुड़ाव और वैश्विक एकता ही उसके जीवन दर्शन के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन होने के बाद अगला आपके लिए चौथा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों, क्रमिक शिक्षण विधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तथा इसके प्रमुख तत्व क्या है। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा यही आपसे कहना है कि वीडियो को लाइक करते रहे और कमेंट में बताते रहे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब आप करते नहीं है, चाहे आप हजारों विद्यार्थी देख ले, मात्र उसके 2 से 3% विद्यार्थी सब्सक्राइब करते हैं। क्या हम मेहनत नहीं करते कि आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, आपके लिए क्लासेस लगाते हैं फ्री में, लेकिन आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब के चलते आप नहीं कर पाते। उनके आपका कोई खर्च लगता है, आपका कोई पैसा लगता है, तो आप हमें बताइए कि सर हम सब्सक्राइब नहीं कर पाते, हमें सब्सक्राइब करने में हमसे आप पैसे ले रहे हो, वो होता है तो आप बताइए। आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो भाई बहन है, कॉलेज के आपके साथी, उनको आप तक क्लास पहुंच सके। फिर अगर बात करें क्रमिक शिक्षण विधि की, तो क्रमिक शिक्षण विधि सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है बीएफ स्किनर। क्या नाम है? बीएफ स्किनर। उन्होंने किया था। यह शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत संपूर्ण पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे तार्किक भागों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस सिद्धांत के प्रमुख तत्वों में पहला लघु पदों का तत्व होता है, जिसके तहत किसी विषय वस्तु को छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है ताकि छात्र आसानी से समझ सके। दूसरा सक्रिय अनुक्रिया का तत्व है, जिसमें छात्र प्रत्येक पद को पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देकर सक्रिय रहता है। इसके प्रमुख तत्वों में तत्काल संपुष्टि शामिल होती है, जिससे छात्र को अपने उत्तर में सही या गलत होने की जानकारी तुरंत मिल जाती है या पुनर्बदन का कार्य करती है। इसके साथ ही स्वगति का तत्व छात्रों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता और गति के अनुसार बिना किसी दबाव के सीखने की स्वतंत्रता देता है। अंत में छात्र परीक्षण तत्व के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि जॉन डीवी ने किस प्रकार के विद्यालय को प्रगतिशील विद्यालय कहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है। मैं इस वीडियो के अंदर वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके परीक्षा के अंदर आने वाले होंगे और आपके लिए पीछे सालों के अंदर पूछे गए प्रश्न है, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो, आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको किस प्रकार से कौन सी लैंग्वेज बना के लिखना होता है। विद्यार्थियों, तो प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी, उन्होंने ऐसे विद्यालय को प्रगतिशील विद्यालय कहा जो रटने की पारंपरिक पद्धति का विरोध करते हैं और व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते हैं। उनके अनुसार प्रगतिशील विद्यालय एक लघु समाज की तरह होता है, जहां शिक्षा को जीवन की तैयारी मानकर न मानकर स्वयं जीवन जी माना जाता है। इस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षण का प्रमुख केंद्र बालक होता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जहां उसकी रुचियों, योग्यताओं और व्यक्तिगत विविधताओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। यह ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया और अनुभव से प्राप्त होता है। प्रगतिशील विद्यालय की प्रमुख विशेषता यह भी होती है कि ये करके सीखने पर, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देते हैं और प्रयोगवाद के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऐसे विद्यालयों में छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने और उनके अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे उसमें तार्किक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता का विश्वास विकास होता है। यहाँ अनुशासन दंडे या भय के बल पर नहीं बल्कि सामूहिक क्रियाकलापों और सहयोग की भावना के माध्यम से सामाजिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया जाता है। संक्षेप में जॉन डीवी का प्रगतिशील विद्यालय बालक को एक जागरूक, लोकतांत्रिक और उत्तरदायी सामाजिक नागरिक बनाने की प्रयोगशाला माना जाता है। अगला आपके लिए छठा क्वेश्चन है, इवान इलिच के अनुसार शिक्षक के क्या कर्तव्य माने जाते हैं। तो बात करें अगर इवान इलिच की, तो महान विचारक इवान इलिच ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कूलिंग सोसाइटी में पारंपरिक स्कूली व्यवस्था का कड़ा विरोध किया है। इसलिए उनके अनुसार शिक्षक के कर्तव्य भी पारंपरिक शिक्षकों से बिल्कुल अलग माने जाते हैं। इलिच के अनुसार एक सच्चे शिक्षक का पहला कर्तव्य होता है कि वे छात्रों पर अपनी विचारधारा या ज्ञान जबरदस्ती न थोपे बल्कि एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की भूमिका निभाए। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह शिक्षार्थी की स्वतंत्र सोच का सामना करे, सम्मान करे और उसे अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान खोजने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे, न कि उसे परीक्षा पास कराने की मशीन बनाए। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या होता है।
विद्यार्थियों अगर बात करें पाठ्यचर्या की, करिकुलम यानी पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना होता है, जिसके अंतर्गत उसका बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास शामिल होता है। ये केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य छात्र के भीतर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालना और उसे समाज का एक जिम्मेदार, सुसंस्कृत व उपयोगी नागरिक बनाना है। पाठ्यचर्या शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक व्यवस्थित मार्ग होती है, जो शिक्षण प्रक्रिया को एक सही दिशा और गति प्रदान करता है। इसके व्यवहारिक उद्देश्यों में छात्रों में तार्किक सोच, निर्णय लेने की क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना शामिल होता है। ये शिक्षार्थियों को आधुनिक युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक व्यावसायिक कौशल तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। पाठ्यचर्या का उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना और छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, बंधुत्व, सहिष्णुता की भावना को जागृत करना है। संक्षेप में पाठ्यचर्या का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनाकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने योग्य बनाना माना जाता है। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8 कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको ध्यान से देख लेना। विद्यार्थियों, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, परंतु इन दोनों के क्षेत्र में प्रकृति में व्यापक अंतर होता है। पाठ्यचर्या एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में छात्र द्वारा अनुभव की दी जाने वाली सभी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा और गतिविधियां होती है। इसका प्रमुख क्षेत्र उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसका निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा नीति उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके विपरीत पाठ्यक्रम सिलेबस पाठ्यचर्या का एक सीमित और संकुचित हिस्सा होता है। यह न केवल किसी एक विषय की लिखित पाठ्य सामग्री या अध्यायों की सूची तक सीमित रहता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य एक निश्चित समय, जैसे 1 वर्ष के भीतर किसी विषय के निर्धारित कोर्स, जैसे कि आपको देखा होगा कक्षा 9 के अंदर अगर दे दिया कि हिंदी के अंदर सिलेबस है, ठीक है, तो उसके अंदर 10 पार्ट है, तो वो 10 पार्ट ही होते हैं 1 साल के अंदर। उसका होता है सैद्धांतिक ज्ञान को पूरा करना। संक्षेप में पाठ्यचर्या विद्यालय का संपूर्ण वातावरण होता है, गतिविधियां होती है, जबकि पाठ्यक्रम केवल किताबी ज्ञान की एक रूपरेखा होती है। अगला आपके लिए क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पोर्टफोलियो क्या है, समझाइए। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में पोर्टफोलियो एक प्रकार की व्यवस्थित फाइल या संग्रह होता है, जिसमें किसी छात्र द्वारा एक निश्चित समयावधि, जैसे शैक्षणिक सत्र के दौरान किए गए विशिष्ट कार्यों, प्रगति और उपलब्धियों का क्रमिक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें छात्र के सर्वोत्तम असाइनमेंट, चित्रकला, प्रोजेक्ट कार्य, परीक्षा के परिणाम, सह शैक्षणिक गतिविधियों के प्रमाण पत्र और शिक्षकों में छात्र की टिप्पणियां शामिल होती है। ये केवल अंकों की मार्कशीट नहीं होती, बल्कि छात्र के क्रमिक विकास की पूरी कहानी को बयां करने वाला दस्तावेज होती है। पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य छात्र के सीखने के स्तर, उसकी ताकत, कमजोरियों और उसकी विशेष गतिविधियों, रुचियों का गुणात्मक मूल्यांकन करना होता है। इसके माध्यम से शिक्षक और माता पिता छात्र की वास्तविक प्रगति को समय के साथ देख और समझ सकते हैं। ये मूल्यांकन की एक अत्यंत विश्वसनीय और व्यवहारिक विधि होती है, क्योंकि वह छात्र को अपनी कमियों को खुद पहचानने और सुधारने का अवसर देती है। संक्षेप में पोर्टफोलियो छात्र के सर्वांगीण विकास की, उसकी रचनात्मकता और शैक्षिक यात्रा का एक व्यवस्थित, वास्तविक और प्रमाणिक दर्पण माना जाता है। अगला आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा, एजुकेशन मानव विकास का मूल आधार है, जिसका अर्थ केवल साक्षर होना या किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण और उसका सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। वहीं अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेयर से अर्थात एजुकेशन से निकला है, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना या आगे बढ़ना। अतः वैचारिक रूप से शिक्षा वे अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। व्यापक अर्थ में देखें तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो बच्चा रहता है, चाहे मानव बन जाता है, आगे चलकर या बूढ़ा व्यक्ति बन जाता है, तो वह हमेशा सीखता रहता है। यानी अनवरत जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण, अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार में स्वरिवार्जन सुधार करता है। चाहे अगर आप बात करें, अगर आप 50 साल के व्यक्ति बन जाते हैं, तब भी आप किसी न किसी व्यक्ति से सीखते हैं। आप एक महिला से सीख सकते हैं, आप एक बच्चे से सीख सकते हैं, आप गुरु से सीख सकते हैं, यानी एक सीखने की अवस्था होती है। यह व्यक्ति को समाज का एक जिम्मेदार, सुसंस्कृत और आत्मनिर्भर नागरिक बनाती है। महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के शब्दों की अगर बात करें तो मनुष्य की अंतर्निहित
पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। संक्षेप में, शिक्षा वे शक्तिशाली साधन है जो मनुष्य को सोचने, समझने, सही निर्णय लेने और समाज के कल्याण में योग्य बनाती है। अगला आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि यंत्रवादी प्रकृतिवाद के प्रस्तोता कौन है। तो यंत्रवादी प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रस्तोता ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर है। छोटा वाला क्वेश्चन अगर आए आपको याद कर लेना है, हर्बर्ट स्पेंसर है। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस विचारधारा के विकास और प्रतिपादक ने थॉमस हॉब्स और डेमोक्रिटस जैसे विचारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस दर्शन के अनुसार ये संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ और गति से निर्मित एक विशाल, जटिल और निर्जीव मशीन की तरह होता है जो पूरी तरह भौतिक विज्ञान के अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा संचालित होती है। ये विचारधारा मनुष्य को चेतना या आध्यात्मिक आत्मा से रहित केवल एक जैविक मशीन मानती है जिसकी सभी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं भौतिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम होती है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद के प्रस्तोताओं का मत है कि शिक्षा और दर्शन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को एक कुशल और उत्तम मशीन के रूप में तैयार करना होता है ताकि वे आधुनिक जीवन की परिस्थितियों का साथ बेहतर सामंजस्य बिठा सके। यह सिद्धांत अलौकिक या आध्यात्मिक शक्तियों को पूरी तरह खारिज करके केवल वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे कार्य कारण संबंधों को सत्य का आधार स्वीकार करता है। विद्यार्थियों, अब अगर छोटा वाला क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकर का नाम लिखिए, तो आपको तो बस इतना ध्यान होना चाहिए कि आपको अगर शॉर्टली समझाएं तो जैन धर्म की परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए और समय समय पर सबने अपने धर्मों का प्रचार किया। बात करें प्रथम तीर्थंकर की, तो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं और जैन धर्म का संस्थापक भी मानते हैं। उन्होंने इस युग के मानव सभ्यता को जीवन जीने की कला, शिल्प की शिक्षा दी। प्रतीक चिन्ह है वो बेल या वृषभ है। अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के 24वें जो महावीर स्वामी माने जाते हैं, उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या पुनरुद्धारक भी माना जाता है और जिन्हें समाज में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह सुदृढ़ बनाया और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर माना जाता है। क्या माना जाता है? शेर माना जाता है। बात करें महात्मा गांधी की, अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो अपने को शॉर्टली ध्यान रखना चाहिए। महात्मा गांधी जो कि मोहनचंद करमचंद गांधी है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका जन्म भारत के गुजरात राज्य के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित पोरबंदर नामक तटीय शहर में हुआ था। उनका जन्म स्थान ऐतिहासिक घर को आज कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के जीवन जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय त्योहार गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही सत्य और अहिंसा के प्रति उनके वैश्विक योगदान का सम्मान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा इस दिन को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, नेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। तो जिस विद्यार्थियों को अभी तक पीडीएफ नोट्स के लिए मैसेज नहीं किया, जल्दी से नंबर दे रखें, आप मैसेज कर दीजिए। जो आपको पीडीएफ लेनी है दिस सब्जेक्ट की भी, आपको बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की पीडीएफ लेनी है ताकि आपके एग्जाम अच्छे हो, आपको ये नोट्स पढ़कर आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ताकि आपके बैक नहीं लगे, आप फेल नहीं हो, आपका साल खराब नहीं हो। क्योंकि बीएसटीसी करते हैं ना तो फीस भी अच्छी खासी लगती है, लगभग समथिंग 18 से 20 हज़ार फीस लगती है, बाकी खर्च भी लगता है। तो आप अगर अपने इस नाम मात्र शुल्क को अगर 100-200 रुपये के अगर आप ज़्यादा आंक रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक सोचने का विषय, क्योंकि मेहनत का पैसा ले रहे हैं, आपके लिए कंटेंट बनाते हैं ताकि आप अच्छे से देखें। बाकी अगर आप क्लासेस देखकर भी तैयारी करते हो तो भी आपके लिए बेस्ट रहनी है, ताकि अगर आप क्लासेस भी देखते हो तो कम से कम आप वीडियो देखते हो तो वो तो विद्यार्थी लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मान के चलिए मेरे अगर 20 विद्यार्थी भी कंटिन्यू क्लास को देखते हैं और 20 के 20 लाइक करते हैं, 20 के 20 सब्सक्राइब करते हैं, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, मेरे लिए सराहनीय होगा। बाकी आप नहीं करते हो विद्यार्थियों। अब बात करेंगे लघु उत्तरात्मक वाले प्रश्न उत्तर की। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो ध्यान से देखें, प्रश्न को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दी रिपब्लिक में शिक्षा के एक अत्यंत व्यापक और आदर्शवादी स्वरूप का वर्णन किया है। उनके अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य व्यक्ति की आत्मा का विकास करना, उसे राज्य के लिए एक उपयोगी नागरिक बनाना है। प्लेटो के शिक्षा दर्शन के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित विस्तृत शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक शासक का निर्माण करना। तो प्लेटो ने शिक्षा दर्शन का सबसे प्रमुख और सर्वोच्च उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था और उनका मानना था कि ऐसा राज्य तभी संभव है जब शासन की बागडोर एक विद्यमान दार्शनिक राजा के हाथों में आ जाए। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाज के सबसे योग्य और कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्तियों को चुनकर उन्हें विवेक, सत्य और न्याय की कठोर ट्रेनिंग बनाना देता है। यह शिक्षा प्रणाली नागरिकों को 50 वर्ष की आयु तक विभिन्न चरणों में गणित, दर्शन और तर्कशास्त्र और सैन्य विद्या का गहन ज्ञान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य शासक वर्ग के भीतर से कंचन और कामिनी संपत्ति और परिवार के अमों को
पूरी तरह समाप्त करना होता है, ताकि वे बिना किसी निजी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था का संचालन कर सके। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति का सर्वांगीण एवं संकुचित या संतुलित विकास, यानी शारीरिक और मानसिक की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान होना चाहिए, उसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों की प्लेटो का मानना था कि एक स्वस्थ और न्यायप्रिय समाज के निर्माण के लिए नागरिकों का शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य है। इसी कारण उन्होंने शिक्षा के प्रारंभिक चरण में जिम्नास्टिक, व्यायाम, म्यूजिक संगीत के संतुलन पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार व्यायाम का उद्देश्य केवल शरीर को गठीला बनाना नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर साहस, अनुशासन और सहनशीलता जैसे गुणों का विकास करना होता है, जिससे वे देश की रक्षा कर सके। दूसरी ओर संगीत का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण करना, मानसिक वृत्तियों को शांत करना, व्यक्ति के भीतर छिपी कलात्मक व नैतिक चेतना को जगाना। शिक्षा का यह उद्देश्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के बीच एक ऐसा सुंदर तालमेल स्थापित करना है जिससे नौसेना, वारसेना, वासना पर बुद्धि का नियंत्रण स्थापित हो सके। तीसरा पॉइंट आपके लिए कि सामाजिक न्याय और नागरिक कर्तव्यों का बोध होना, यानी प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति को उसकी योग्यताओं के अनुसार समाज में उसका सही स्थान दिलाना और उसे कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए, विवेक, साहस और तृष्णा। शिक्षा का कार्य ये पहचानना होता है कि किस नागरिक में कौन सा तत्व प्रदान है। तो जिस व्यक्ति में विवेक प्रदान होता है वे शासक बने, जिसमें साहस हो वे सैनिक बने, जिसमें तृष्णा हो वे उत्पादक या किसान बने। कि शिक्षा जब नागरिकों को उसकी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार 3 वर्गों में बांट देती है तो हर वर्ग बिना किसी दूसरे के काम में दखल किए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तभी समाज में सच्चे न्याय की स्थापना हो सकती है। विद्यार्थियों, अगला आपके लिए क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा गांधी जी का विचार वर्तमान में कितना प्रासंगिक है आपको बताना है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी बुनियादी शिक्षा नई तालीम योजना में, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि नई तालीम से आप क्या समझते हैं, तो बुनियादी शिक्षा नई तालीम है और योजना में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा होना चाहिए। उनका मानना था कि विदेशी भाषा अंग्रेजी बच्चों के दिमाग पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिससे वे रट्टू तोता बन जाते हैं और मौलिक चिंतन खो देते हैं। 21वीं सदी के वर्तमान वैश्विक और तकनीकी युग में गांधी जी का ये विचार न केवल प्रासंगिक है बल्कि आधुनिक शिक्षा नीतियों जैसे वैज्ञानिक शोधों का मुख्य आधार बना होता है। वर्तमान संदर्भ में गांधी जी ने इस विचार की प्रासंगिक और निम्नलिखित 3 मुख्य दृष्टिकोणों के माध्यम से समझा सकता है। पहला पॉइंट इसके अंदर वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रासंगिकता, यानी बालक का संज्ञानात्मक विकास। तो आधुनिक बाल मनोविज्ञान और न्यूरो साइंस ने शोध संस्थानों गांधी जी के विचारों की पुष्टि करते हैं। यूनेस्को की विभिन्न रिपोर्ट्स स्पष्ट करती है कि 2 से 8 वर्ष के आयु के बच्चे अपनी मातृभाषा में किसी भी जटिल अवधारणा कॉन्सेप्ट को तेजी से और गहराई से समझ सकते हैं। जब बच्चे की किसी अपरिचित या विदेशी भाषा में पढ़ाया जाता है तो उसका आधा दिमाग पहले उस भाषा के शब्दों का अनुवाद करने में लग जाता है, जिससे उसकी मौलिक सोच, तार्किक क्षमता और रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का विकास रुक जाता है। विद्यार्थियों, मातृभाषा में शिक्षा मिलने से स्कूल के बच्चे और उसके साथ साथ घर के वातावरण अंतर समाप्त हो जाता है, जिससे बच्चों में स्कूल छोड़ने, ड्रॉप आउट की प्रवृत्ति कम होती है और उनमें सीखने की प्रवृत्ति, स्वाभाविक रुचि जागृत हो जाती है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में नीतिगत प्रासंगिकता। अगर बात करें तो भारत सरकार की वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 पूरी तरह गांधी जी के इसी भाषाई दर्शन पर आधारित है। इस नीति में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार ने केवल प्राथमिक स्तर पर बल्कि उच्च शिक्षा जैसे मेडिकल, MBBS और इंजीनियरिंग, BTech जैसी तकनीकी पाठ्यक्रमों की पुस्तकें भी स्थानीय भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, तमिल, गुजराती आदि में तैयार करवा रही है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश के विकास के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाना आज की सबसे बड़ी प्राथमिक प्रशासनिक आवश्यकता बन चुका है। विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रासंगिकता, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। यानी गांधी जी का मानना है कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ने भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया है जो अपनी ही संस्कृति या
आम जनता के कट गया है, जो आज के दौर में ये प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि समाज में ये भ्रम फैल चुका है कि ज्ञान का अर्थ केवल अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है। मातृभाषा में शिक्षा देने का गांधी जी का विचार आज इस औपनिवेशिक मानसिकता को तोड़ने और छात्रों में अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं व नैतिक मूल्यों के प्रति गौरव का भाव जगाने के लिए बेहद जरूरी है। ये समाज के गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाकर समता मूलक समाज की स्थापना करने में सहायक साबित होता है। अगला 17 नंबर आपके लिए क्वेश्चन है, यानी आपके लिए जो छोटे वाले क्वेश्चन, बड़े वाले और जो भी लघुतरात्मक क्वेश्चन है कंटिन्यू करवा रहा हूं, यानी इसके अंदर संख्या आपके लिए लगातार बताई गई है। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बताया हुआ है कि रूसो का शैक्षिक चिंतन वर्तमान समय के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो आपको बताना है। तो अगर बात करें तो मानस प्रासंगिक दार्शनिक जीन जैक्स रूसो को आधुनिक शिक्षा शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एमिल में प्रकृतिवादी शिक्षा का प्रतिपादन किया था। रूसो का नारा था कि प्रकृति की ओर लौटो, यानी बैक टू नेचर। आज 21वीं सदी के कृत्रिम अत्यधिक दक्षिणी की ओर तनावपूर्ण वातावरण में रूसो के विचार पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गए। विद्यार्थियों, वर्तमान समय में कुछ समझा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व, यानी रूसो से पहले शिक्षा पूरी तरह शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित होती थी, जहां बच्चे को एक छोटा वयस्क मानकर उस पर जबरन शिक्षा ज्ञान थोपा था। रूसो ने पहली बार ये क्रांतिकारी विचार दिया कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को आदि से अंत तक पढ़ना पड़ता है। वर्तमान युग में बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम देखते हैं वह रूसो की देन है। आज का आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान इसी बात का समर्थन करता है। विद्यार्थियों, फिर बच्चों को उसकी आयु, स्वाभाविक रुचि, मानसिक क्षमता और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान समय में परीक्षा और ग्रेड के भारी दबाव से जूझ रहे बच्चों को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए रूसो का यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षा को बच्चे के स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। अगला दूसरा पॉइंट है करके सीखना, यानी प्रायोगिक शिक्षा और प्रकृति से जुड़ाव की आवश्यकता, यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो रूसो शाब्दिक या किताबी ज्ञान के घोर विरोधी थे। उनका स्पष्ट मानना था कि अपने छात्र को कोई शाब्दिक पाठ मत पढ़ाओ, जो केवल अनुभव से सीखने दो। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में दिस लर्निंग बाय डूइंग स्ट्रॉम STEM शिक्षा प्रोजेक्ट मेथड और व्यवहारिक प्रयोगशालाओं पर जोर दिया जा रहा है। उसका मुख्य स्रोत रूसो का यही दर्शन है। इसके अलावा आज के दौर में जब बच्चे स्क्रीन, मोबाइल, कंप्यूटर और कंक्रीट के जंगलों में कैद होकर प्रकृति कमी विकार का शिकार हो रहे हैं, तब रूसो का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण बेहद जरूरी हो जाता है। बच्चों को खुले वातावरण में जाना चाहिए, पर्यावरण के लिए संवेदनशील बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौर में सतत विकास की चेतना जगाने के लिए उन्हें प्रकृति और करीब लाना आज की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है निषेधात्मक शिक्षा और नैतिक मूल्यों का वर्तमान संदर्भ। तो तीसरा पॉइंट है रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का अद्भुत सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है बालक को गुण या सत्य की शिक्षा नहीं देकर उसके मन को पाप से और उसकी इंद्रियों से भ्रम से बचाना। आज के इंटरनेट, सोशल मीडिया के दौर में जब बच्चे सूचनाओं के महासागर में डूबे हुए हैं, तो छोटी उम्र में साइबर क्राइम, अश्लीलता या गलत जानकारियों से संपर्क में आ रहे हैं। तो ये सिद्धांत बहुत प्रासंगिक है। आज शिक्षक का काम बच्चों को केवल जानकारी देना नहीं, क्योंकि वे तो गूगल, AI पर भी उपलब्ध है, बल्कि उन्हें यह सिखाना कि क्या कर सही सीखे, क्या गलत है। रूसो के अनुसार बच्चों को समय से पहले कृत्रिम नैतिक उपदेश देने के बजाय उन्हें प्राकृतिक परिणामों से सीखने देना चाहिए, जिससे उनमें वास्तविक अनुशासन और स्वतंत्र चिंतन विकास हो सके। अगला आपके लिए क्वेश्चन है 18 नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस रूप में उपयोगी है? तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। विद्यार्थियों, अभी तक भी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा आपको बोल रहा हूं, फिर आप बोलोगे सर आप बार बार बोल रहे हो, तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे कहने से नहीं कर रहे हो तो देखो आपके लिए और भी पेपर है, क्योंकि लगभग आपके 8 से 10 पेपर होने वाले। तो अभी आपके लिए जो पेपर नंबर 2 है इसकी क्लास करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पेपर फर्स्ट की बच्चे और बचपन की क्लास करवा दी है। तो आप सपोर्ट करेंगे तभी आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, ताकि आपके पेपर अच्छे हो, आपका रिजल्ट भी और भी ज़्यादा अच्छा है। विद्यार्थियों, तो बात करें अगर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, विद्यार्थियों CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की एक अत्यंत प्रगतिशील और छात्र हितैषी मूल्यांकन पद्धति है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को समय पर पहचानना, उसका निवारण करना। पारंपरिक परीक्षा प्रणाली जो केवल साल के अंत में 3 घंटे की लिखित परीक्षा पर निर्भर थी,
उसके दोषों को दूर करने में ये पद्धति बेहद उपयोगी सिद्ध हुई है। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में इसकी उपयोगिता और महत्व को कुछ कारणों से समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, निरंतर जांच और सुधारात्मक शिक्षण में उपयोगिता। यानी मूल्यांकन के सतत पक्ष का अर्थ ये होता है कि छात्र का परीक्षण केवल वर्ष के अंत में एक बार नहीं होकर पूरी शैक्षणिक अवधि के दौरान लगातार चलता रहता है। इसके अंतर्गत यूनिट टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, असाइनमेंट हो गए या मौखिक प्रश्नोत्तरियां हो गई, उसके माध्यम से शिक्षक को हर दिन ये पता चलता रहता है कि छात्र को पढ़ाया गया पाठ कितना याद है, समझ में आया कि नहीं आया, ये उपयोगिता है या नहीं है। निदानात्मक उपकरण के रूप में कार्य करता है, यानी शिक्षक छात्र के कमजोर पक्षों को तुरंत पहचान लेता है और समय रहते उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसकी कमियों को दूर कर देता है। इससे छात्र पर साल के अंत में पढ़ाई का भारी बोझ या परीक्षा का डर नहीं रहता, जिससे उसका मानसिक तनाव पूरी तरह कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है सर्वांगीण विकास का वास्तविक मापन या व्यापक पक्ष होना। यानी मूल्यांकन के व्यापक पक्ष का अर्थ यह है कि इसमें छात्र के केवल किताबी ज्ञान, शैक्षणिक पक्ष का ही नहीं बल्कि उसके जीवन से जुड़े गैर शैक्षणिक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके तहत छात्र के नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद, चित्रकला, संगीत, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क जैसे गुणों का परखा जाता है। उपयोगिता, बच्चे किताबी पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं लेकिन खेलकूद या कला में अद्भुत प्रतिभा रखते हैं तो अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलता है। फिर साथ ही साथ व्यक्तित्व को केवल मार्कशीट के नंबर पर नहीं मिलती या नापी जाती, उसका सर्वांगीण संतुलित विकास एक वास्तविक और प्रमाणिक खाका प्रस्तुत किया जाता है विद्यार्थियों। फिर रटने की प्रवृत्ति पर रोक भी लगती है, व्यवहारिक कौशल का विकास भी होता है। यानी पारंपरिक परीक्षा प्रणाली में छात्र पूरे साल पढ़ाई नहीं करके अंत में केवल प्रश्नों के उत्तर रटकर उसे अंक ले आते हैं, जिससे उसके व्यवहारिक ज्ञान या विकास नहीं पता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसे रटने की प्रवृत्ति का बड़ा प्रहार करता है। इसमें अंकों या मार्क्स के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता, आपसी ईर्ष्या की भावना समाप्त हो जाती है, जिसके तहत होने वाले प्रोजेक्ट कार्यों या ग्रुप डिस्कशन, व्यवहारिक प्रयोगों से छात्रों में तार्किक सोच, रचनात्मकता, समस्या निवारण की क्षमता और आत्मविश्वास जैसे आवश्यक 21वीं के कौशलों का विकास होता है, जो उन्हें भविष्य के वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। अगला आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से। तो ईसाई धर्म के आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो आपके लिए रोमन कैथोलिक संप्रदाय हो गया और एक साथ साथ में आपको कौन सा ध्यान रखना है। पहले शुरुआत में ये लाइन देखो, ईसाई धर्म अनुयायियों की संख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में वैचारिक, कूटनीतिक और धार्मिक मतभेदों के कारण वे धर्म कई शाखाओं में विभाजित हो गया। जो पहला पॉइंट है रोमन कैथोलिक संप्रदाय, तो ये ईसाई धर्म का सबसे प्राचीन, बड़ा और अत्यधिक कठोर संस्कृत संप्रदाय है, जिसे दुनिया के लगभग आधी से अधिक ईसाई आबादी जुड़ी हुई है। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र इटली के रोम शहर में स्थित वेटिकन सिटी माना जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च की सबसे बड़ी विशेषता यह भी होती है कि यह केंद्रीय सत्ता के अधीन कार्य करता है, जिसके सर्वोच्च धर्मगुरु को पोप कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोप कहते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी चर्च की पारंपरिक रूढ़ियों, प्राचीन पवित्र परंपराओं, 7 संस्कारों को अत्यधिक पवित्र मानते हैं। ये लोग ईसा मसीह के साथ साथ उनकी माता मदर मेरी, कुमारी मरियम और विभिन्न संपदों की मूर्तियों व चित्रों की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस संप्रदाय ने पादरियों के लिए आजीवन अविवाहित रहने का कड़ा नियम अनिवार्य होता है विद्यार्थियों। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इसके साथ साथ प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, यानी इस संप्रदाय का उदय 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ, जो रोमन कैथोलिक चर्च की कतिपय कुरीतियों, अंधविश्वासों और पोप की तानाशाही के विरोध में स्वरूप जन्मा था। इस महान धार्मिक और सुधार आंदोलन की शुरुआत जर्मनी के प्रसिद्ध धर्मशास्त्री मार्टिन लूथर ने की थी। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की मुख्य विशेषता यह है कि वेटिकन सिटी के पोप की सर्वोच्च सत्ता या किसी केंद्रीय चर्च के आदेशों को स्वीकार नहीं करता। इस संप्रदाय के अनुसार धर्म का एकमात्र और अंतिम आधार केवल बाइबल के वचन होते हैं। ये लोग चर्च में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा, कर्मकांडों का कड़ा विरोध करते हैं और सीधे ईसा मसीह से प्रार्थना करने पर बल देते हैं। इस संप्रदाय की प्रकृति अत्यधिक उदार और लचीली होती है, जिसमें पादरियों को विवाह करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। तो आपको अंतर भी ध्यान होना चाहिए और दोनों के अंदर क्या क्या पॉइंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है सर्वांगीण विकास में शिक्षा आवश्यक है या नहीं है, क्यों है, तो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सर्वांगीण विकास क्या होता है, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, सर्वांगीण विकास मनुष्य के
के लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है। सर्वांगीण विकास का अर्थ केवल बौद्धिक रूप से तीव्र होना नहीं होता, बल्कि उसके अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक पक्षों का संतुलित विकास शामिल होता है। शिक्षा वे आधारशिला है जो मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से उठाकर एक सुसंस्कृत सामाजिक प्राणी बनाती है। इसके कुछ तत्व भी माने जाते हैं। पहला पॉइंट है बौद्धिक, मानसिक और संवेगात्मक मानसिक का सुदृढ़ीकरण करना, यानी शिक्षा मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का जागृत करने का सबसे प्रभावी साधन होता है। ये छात्र को केवल साक्षर या सूचनाओं से युक्त नहीं बनाती, बल्कि उसमें तार्किक सोच, समस्या निवारण क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच अंतर करना सीखता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा व्यक्ति के स्वयंगात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मनुष्य को अपने क्रोध, भय, ईर्ष्या, तनाव जैसे संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाती है। ये शिक्षित व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सक्षम होती है, जो कि संतुलन जीवन का आधार होता है। दूसरा पॉइंट है नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण होना। इसके अंदर किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उसका नैतिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति के भीतर ईमानदारी, करुणा, सहिष्णुता, अहिंसा और परोपकार जैसे शाश्वत नैतिक मूल्यों का संचार करती है, जिससे उसे एक उच्च चरित्र का निर्माण होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा व्यक्ति को समाज के नियमों, अधिकारों और कर्तव्यों के भीतर जागरूक बनाती है। यह मनुष्य के भीतर से संकीर्ण विचारधारा, जातिवाद, अंधविश्वासों को समाप्त कर वसुदैव कुटुंबकम और सामाजिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा देती है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को एक स्वार्थी इकाई से ऊपर उठाकर समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए सोचने और योगदान देने के योग्य बनाती है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक आत्मनिर्भरता और व्यवसायिक कुशलता एवं शारीरिक चेतना। तो सर्वांगीण विकास का एक अत्यंत व्यवहारिक और महत्वपूर्ण पक्ष व्यक्ति का भौतिक व आर्थिक रूप से कमजोर आत्मनिर्भर होता है। आधुनिक शिक्षा मनुष्य को विभिन्न व्यवसायिक कौशल, तकनीकी ज्ञान और आजीविका कमाने के साधन प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति समाज में एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकता है। आर्थिक स्थिरता व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थता के प्रति चेतना जागृत करती है। यह मनुष्य को संतुलित आहार, व्यायाम और रोगों से बचाव के प्रति जागरूक बनाती है। प्लेटो के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और शिक्षा व्यक्ति को शारीरिक व आर्थिक दोनों स्तरों पर सुदृढ़ बनाकर उसका सर्वांगीण विकास को पूर्णता प्रदान करती है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके लिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। आदर्शवाद एक विचार प्रधान और आध्यात्मिक दर्शन है जो भौतिक संसार की तुलना में विचारों, आत्मा, परमात्मा को सर्वोच्च मानता है। इस दर्शन के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति और आत्माधिक पूर्णता प्राप्त करना होता है। इसलिए आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप पूरी तरह मानव केंद्रित, विचार प्रधान, नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, जो छात्र के मन, बुद्धि, आत्मा का शुद्धिकरण कर सके। इसका पहला पॉइंट है शाश्वत मूल्यों और सांस्कृतिक धरोहरों का आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा है मानवीय की पक्षों पर सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सुसंगठित और व्यापक प्रदान होना चाहिए। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके लिए 22 नंबर है, रोस के अनुसार दर्शन शास्त्र और शिक्षा के एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जे.एस. रोस का कथन है कि शिक्षा और दर्शन शास्त्र के बीच अत्यंत घनिष्ठ और अटूट पूरक संबंध को दर्शाता है। रोस का मानना था कि दर्शन और शिक्षा को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये दोनों मानवीय जीवन को बेहतर बनाने और उसे दिशा देने की एक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट है, आपको देख लेना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके लिए मूल्यांकन, मापन एवं आकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको सुनना है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में आकलन, असाइनमेंट, मापन, मेजरमेंट और मूल्यांकन, इवोल्यूशन, तीनों ही छात्रों की प्रकृति को जानने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, परंतु इनके अर्थ, उद्देश्य, कार्य क्षेत्र में गहरा अंतर होता है। सरल शब्दों में अगर बात करें, मापन किसी वस्तु के मात्रात्मक पक्ष को दिखाता है। आकलन निरंतर चलने वाली एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, जो मूल्यांकन इन तीनों के आधार पर किया जाने वाला अंतिम निर्णय माना जाता है। इन तीनों के कुछ अंतर है, इसको अपने को समझना है। पहले बात करते हैं आकलन की। आकलन क्या है? तो निरंतर सुधारात्मक एवं निदानात्मक प्रक्रिया, यानी विद्यार्थियों आकलन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार चलती रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा लेना या ग्रेड देना नहीं होता, बल्कि ये जानना होता है कि छात्र कैसे सीख रहा है, उसे सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है, और निदानात्मक उपकरण है जो शिक्षक और छात्र दोनों को तत्काल फीडबैक देता है, ताकि शिक्षण विधि और सीखने के तरीकों में समय रहते सुधार किया जा सके। विद्यार्थियों, और उदाहरण के लिए अगर बात करें,
पाठ पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न या कक्षा के दौरान छात्रों की गतिविधियों को देखना आकलन के अंतर्गत आता है। इसका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से प्रक्रिया उन्मुख होता है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है मापन, यानी अंकीय मात्रात्मक एवं सीमित स्वरूप। इसका आपको ध्यान होना चाहिए। मापन एक अत्यंत संकुचित एवं विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी छात्र के ज्ञान, कौशल, विशेषताओं को निश्चित नियमों के अनुसार अंकों, प्रतिकरों या संख्याओं के माध्यम में व्यक्त किया जाता है। ये केवल वस्तु या छात्रों के मात्रात्मक पक्ष को दर्शाता है। ये बताता है कि छात्र ने कितना सीखा है। मापन में किसी भी प्रकार का गुणात्मक निर्णय या मूल्य निर्धारण नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी भी छात्र की 100 अंकों की लिखित परीक्षा लेना और उसमें से 75 अंक देना मापन कहलाता है। मापन केवल एक साधन है, साध्य नहीं होता। ये मूल्यांकन का आधार तैयार करता है परंतु अपने आप में अधूरा होता है क्योंकि ये छात्र के व्यवहार या नैतिक पक्षों को संख्याओं में नहीं माप सकता। विद्यार्थियों, फिर तीसरा पॉइंट है मूल्यांकन। इवोल्यूशन क्या होता है? तो व्यापक, गुणात्मक एवं अंतिम निर्णय, यानी मूल्यांकन इन तीनों में सबसे व्यापक होता है। समावेशी अवधारणा है जिसके भीतर मापन और आकलन दोनों समाहित हो जाते हैं। इसका मुख्य कार्य केवल अंक देना या कमियां ढूंढना नहीं होता बल्कि मापन से प्राप्त अंकों के आकलन से प्राप्त जानकारी के आधार पर छात्र की स्कूल योग्यता का मूल्य निर्धारण करना होता है। यह प्रक्रिया शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को दर्शाती है और साथ के मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों पक्षों का आकलन करके अंतिम ग्रेड या परिणाम घोषित करती है। उदाहरण के लिए यह तय करना होता है कि छात्र अगली कक्षा में जाने योग्य है या नहीं है, वे किसी विषय में उत्कृष्ट है, मूल्यांकन कहलाता है। यह पूरी तरह परिणाम उन्मुख होता है। विद्यार्थियों, अगला आपके लिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषदीय परंपरा के अनुसार शिक्षा के 3 उद्देश्य क्या है। तो बात करें उपनिषदीय परंपरा की। विद्यार्थियों, भारतीय दर्शन और ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत होते हैं जहां शिक्षा को केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता का मार्ग माना गया है। उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है, अपराविद्या यानी सांसारिक या व्यवहारिक ज्ञान और दूसरी है पराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान। तो इन परंपराओं के अनुसार शिक्षा का मूल ध्येय व्यक्ति को ज्ञान के बंधनों से मुक्त करना होता है। जैसा कि कहा गया है, साफ विद्या या विमुक्ति है, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। उपनिषदीय परंपरा के कुछ तत्व हैं जिसकी अगर बात करें तो पहला पॉइंट आता है आत्मज्ञान या ब्रह्म की प्राप्ति यानी पारमार्थिक उद्देश्य। उपनिषदीय शिक्षा का उद्देश्य, सर्वोच्च अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन कराना और उसे ब्रह्म परंपरा सत्य की अनुभूति योग्य बनाना होता है। उपनिषदों के अनुसार जब तक मनुष्य सांसारिक माया मोह से फंसा रहता है उसके साथ साथ वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। शिक्षा का कार्य छात्र के भीतर निहित आध्यात्मिक चेतना को जगाना है ताकि वह ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ और तत्वमसि यानी वह तुम भी हो वे महावाक्यों के वास्तविक अर्थ को समझ सके। वे उद्देश्य आत्मा और परमात्मा में एकत्व स्थापित करता है जिससे मनुष्य जन्म मरण के बंधनों और सभी सांसारिक भयों से मुक्त होकर परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति करता है। दूसरा पॉइंट है चरित्र निर्माण और नैतिकता और अनुशासित जीवन का विकास करना। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में केवल बौद्धिक विकास को अधूरा माना गया है, इसलिए चरित्र नैतिकता का उत्थान उपनिषदों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवहारिक उद्देश्य होता है। 33 उपनिषद में गुरु अपने दीक्षांत उपदेश में शिष्य को सत्यम वदम धर्म चरम यानी सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो का उद्देश्य देता है। शिक्षा का उद्देश्य छात्र के भीतर ईमानदारी, इंद्रिय विग्रह, संयम, त्याग, करुणा, न्याय जैसे मानवीय संवेदों का मूल्यों का विकसित करना होता है। उपनिषदीय शिक्षा प्रणाली में तप और ब्रह्मचर्य का विशेष बल दिया गया है ताकि छात्र का चरित्र निष्कलंक बने और वे समाज में एक आदर्श व उत्तरदायी नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत कर सके। विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट है पंचकोशों का परिमार्जन यानी सर्वांगीण और संतुलित विकास होना। उपनिषदों के अनुसार व्यक्तित्व 5 कोशों परतों से मिलकर बना है, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। 5 कोशों के नाम याद होने चाहिए। पंचकोश कौन कौन से, दोबारा देख लीजिए, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोश। शिक्षा का एक मुख्य व्यवहारिक उद्देश्य इन 5 स्तरों का संतुलित विकास करना है। अन्न में और प्राण में कोश के तहत छात्र को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक विकास प्राणायाम सिखाया जाता है। मनो में और विज्ञान में कोश के माध्यम से मानसिक शक्ति, तार्किक चिंतन और व्यवहारिक विषयों जैसे गणित, व्याकरण, ज्योतिष जैसे आदि का ज्ञान देकर बुद्धि को तीव्र बनाया जाता है। अंततः आनंद में कोश के विकास में आत्मा को संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार ये शिक्षा मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर सुदृढ़ बनाती है। विद्यार्थियों, अगला आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन है
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन की 3 विशेषताएं बताइए। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं विद्यार्थियों, ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है उन सब के लिए क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरी देखें, आप चाहे किसी भी सत्र में देख रहे हैं, आपका सिलेबस यही रहने वाला है। आपकी क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करके बताइए हमें, ताकि हमें पता चले कि आपकी क्लास कितनी हेल्पफुल है आपके लिए और आपको क्लास कैसी लग रही है और आप किस कॉलेज के, किस यूनिवर्सिटी के और कहां से क्लास देख रहे हैं हमें भी पता चल सके। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें और साथ में इस क्वेश्चन को देखिए विद्यार्थियों। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में पश्चिम बंगाल के बोलपुर के निकट शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर तत्कालिक ब्रिटिश कालीन 4 दीवारी वाली रटू शिक्षा प्रणाली के घोर विरोधी थे। वे एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे जहां बालक का मस्तिष्क पूरी तरह स्वतंत्र हो सके। तो टैगोर ने कुछ तत्व भी बताए। पहला तत्व प्रकृति के खुले प्रांगण में शिक्षा, तो इसकी अगर बात करें तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कर लिए। दूसरा कला, संगीत और रचनात्मकता को सर्वोच्च प्राथमिकता यानी फोकस ऑन फाइन आर्ट्स। तीसरा अंतर्राष्ट्रीयवाद और वसुदैव कुटुंबकम की भावना इनके अंदर मानी जाती है। अगला आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन आता है, स्व आंकलन एवं व्यक्तिगत आंकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा समूह आंकलन क्या है समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें शिक्षा प्रणाली में आंकलन के कई रूप होते हैं जो छात्रों के सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आंकलन को 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों स्व आंकलन, व्यक्तिगत आंकलन, समूह आंकलन विभाजित करते हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों स्व आंकलन यानी व्यक्तिगत आंकलन में मुख्य अंतर की। तो क्या होता है स्व आंकलन? सेल्फ असेसमेंट यानी वे प्रक्रिया जहां छात्र अपने स्वयं सीखने के स्तर, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन खुद करता है। इसका मुख्य लाभ यह होता है इससे छात्र के भीतर अधिसंज्ञान, मेटा कॉन्जेक्शन और आत्मचिंतन की भावना जागृत होती है, जिससे वे किसी बाहरी दबाव के बिना अपनी गलतियों को सुधार करना सीखता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत आंकलन में क्या होता है? तो व्यक्तिगत आकलन में मूल्यांकन का कार्य छात्र खुद नहीं करता बल्कि एक बाहरी विशेषज्ञ या शिक्षक करता है। शिक्षक पूरी कक्षा के मुकाबले एक अकेले छात्र के ज्ञान, कौशल और विकास में सहायता प्रदान करता है और इन दोनों में सबसे प्रमुख मूल्यांकन करता होता है। जो स्व आंकलन का मुख्य केंद्र छात्र की अपनी आंतरिक दृष्टि है, जबकि व्यक्तिगत आंकलन पूरी तरह शिक्षक के वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट है समूह आंकलन। क्या होता है समूह आंकलन? तो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, नाटक या छोटे छोटे समूह में विभाजित करते हैं और प्रदर्शन का कार्य करते हैं, तालमेल बैठाते हैं, जो छात्रों के दौरान किया जाता है। इस आंकलन की सबसे बड़ी उपयोगिता भी यह होती है कि सहयोगात्मक अध्ययन होता है, यानी कोऑपरेटिव, यानी साथ मिलकर क्या करते हैं, सामाजिक गुणों का विकास होता है। जटिल समस्या को हल करने में अलग अलग विचारों द्वारा मिलकर उसको कैसे काम में कर सकते हैं, छात्रों के भविष्य के लिए कैसे कार्य किया जा सकता है, ये सब इसके अंदर टीम वर्क के रूप में कार्य किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट है कि इन तीनों आंकलन विधियों का व्यवहारिक समन्वय शिक्षा में उपयोगिता क्या होती है। तो इसके साथ क्या होता है, एक सुंदर समन्वय स्थापित होता है। उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा होता, उसके साथ समूह आंकलन में एकता को जांचता है, यानी छात्रों के अंदर कितनी मेहनत करने का कार्य है, कितनी लगन है, व्यक्तिगत आंकलन कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्रयोग पूरा करने के साथ साथ फोरम दिया जाता है जो स्व आंकलन के लिए माध्यम से सीखे जाते हैं और पूरे कार्य से स्वयं क्या सीखा, त्रिआयामी दृष्टिकोण छात्र के केवल किताबी ज्ञान का है या सामाजिक, मानसिक, चारित्रिक पक्षों का भी मूल्यांकन करता है। तो आधुनिक बाल केंद्र शिक्षा में इन तीनों का होना अनिवार्य माना जाता है। अगला आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है बौद्ध एवं जैन परंपराओं में 2 उद्देश्य बताने विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों बात करें अगर बौद्ध और जैन परंपराओं के 2 उद्देश्यों की, तो पहला उद्देश्य आपको ध्यान होना चाहिए बौद्ध धर्म के 2 उद्देश्य। पहला है निर्वाण और अष्टांगिक मार्ग। क्या है? निर्वाण और अष्टांगिक मार्ग। ये क्या होता है? तो बौद्ध दर्शन में शिक्षा और जीवन का सबसे पहला और सर्वोच्च उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति करना है। निर्वाण का अर्थ क्या है? तो सांसारिक तृष्णाओं, इच्छाओं, दुखों और ज्ञान की अग्नि का पूरी तरह शांत हो जाना, जिससे मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का मूल कारण अज्ञान और तृष्णा है। बौद्ध परंपरा का दूसरा मुख्य उद्देश्य छात्रों और मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग पर चलना होता है। इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, 8 प्रकार के जो अष्टांगिक मार्ग है उसके अंदर शामिल है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर इन 8 व्यवहार गुणों को विकसित करना होता है, जिससे वे मध्यम वर्ग, न अत्यधिक विलास, न अत्यधिक कष्ट का
अनुसरण करते हुए समाज में एक संतुलित, प्रज्ञावान और करुणामय नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत कर सके। दूसरा है जैन परंपरा के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें विद्यार्थियों तो मोक्ष और त्रिरत्न का विकास, यानी जैन दर्शन में शिक्षा का परिमार्थिक या अंतिम उद्देश्य मोक्ष या पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना है। जैन मत के अनुसार प्रत्येक आत्मा मूल रूप से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से मुक्त होती है। परंतु पुद्गल कर्म के गणों के आवरण के कारण वह बंधनों से जकड़ी हुई है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवों को कर्मों के इस बंधन से, आश्रयों से, बंध से मुक्त कराकर समर और निर्जरा के मार्ग पर ले जाना है, ताकि आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सिद्ध शिला पर प्रतिष्ठित हो सके। जैन परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति के भीतर त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सही बोध और सही चरित्र यानी सही आचरण का निर्माण करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम और जीवन में पंच महाव्रतों अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का कड़ाई से पालन कराया जाता है। शिक्षा का ये व्यवहारिक पक्ष व्यक्ति को आत्म संयम बनाती है, जिससे वे रुद्ध स्यादवाद व अनेकांतवाद सिद्धांतों को समझकर दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीख जाता है। विद्यार्थियों, अब विद्यार्थियों लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन के बाद कुछ दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन भी है। देखो वैसे तो बहुत है इसके अंदर, यानी बहुत का मतलब है कि 8 से 10 क्वेश्चन बताए हुए हैं। बाकी मैं आपको वही करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस क्लास में जितना हो सकेगा करवा दूंगा, बाकी आप पीडीएफ लेकर पढ़ लेना। मेरा यही सॉल्यूशन है, मेरा यही सुझाव आपके लिए कि आप पीडीएफ ले। कोई ज़्यादा शुल्क की नहीं है, मात्र 40 से 50 रुपए की बीच में शुल्क रखा गया इसका, ज़्यादा बेस्ट है। और आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। क्लास को पूरा देखते हो, 2 से 3 बार देख रहे हो तो आपके लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये मतलब होगा कि जैसे अगर हो सकेगा तो तीसरी क्लास, चौथी क्लास, यानी जो आपके अलग पेपर की जो क्लासेज आएगी वो आपको अपडेट मिल जाएगी। साथ में आपको नोट्स वगैरह यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है, वहां से आप ज्वाइन करोगे तो ये बेनिफिट है कि आपका जो गेस्ट पेपर आएगा पेपर से जस्ट 1-2 दिन पहले तो आपको वहां से मिल जाएगा। आप सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। और इसका ज्वाइन करने का सीधा सॉल्यूशन मैंने आपको तरीका बता दिया, कमेंट के अंदर पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल रखी है, आप वहां सीधा से ज्वाइन कर सकते हो। विद्यार्थियों क्वेश्चन की बात करें तो प्रयोजनवाद से क्या आपका क्या आशय, सविस्तार समझाइए। क्या होता है प्रयोजनवाद? तो प्रयोजनवाद आधुनिक युग का एक अत्यंत व्यवहारिक, वैज्ञानिक और परिवर्तनशील दार्शनिक चिंतन है। इस विचारधारा का जन्म और मुख्य विकास अमेरिका में हुआ, इसलिए अमेरिकी दर्शन भी कहा जाता है। फिर प्रेगमेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेगमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ किया गया कार्य, व्यवसाय या व्यावसायिक प्रभाव। इस दर्शन के मुख्य प्रणेता में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, विलियम जेम्स और डॉन डीवी का नाम सर्वोपरि आता है। प्रयोजनवाद किसी भी ऐसे पूर्व निर्धारित शाश्वत या ईश्वरीय सत्य को स्वीकार नहीं करता जो पहले से तय हो। इसके अनुसार सत्य को स्थिर वस्तु नहीं होती, बल्कि वह हमेशा बदलता रहता है और समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार निर्मित होता है। सरल शब्दों में जो विचार या कार्य व्यवहारिक रूप से उपयोगी होता है और जिसके परिणाम मानव जीवन के लिए सुखद होते हैं वही सत्य है। जॉन डीवी के शब्दों में सत्य वह है जो अपने आप को क्रियात्मक रूप से नहीं प्रमाणित करे। यह दर्शन उपयोगिता को ही प्रत्येक वस्तु, नियम और मूल्य की कसौटी मानता है। विद्यार्थियों उसके साथ साथ पहला पॉइंट है प्रयोजनवाद का ऐतिहासिक उद्भव, पृष्ठभूमि एवं विभिन्न रूप। प्रयोजनवाद का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पारंपरिक दर्शनों जैसे आदर्शवाद के अतिरिक्त कलमशीलता और कठोरता के विरुद्ध स्वरूप हुआ है। आदर्शवाद जहां विचारों और प्रलोभ को सत्य मानता था, वहीं औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक प्रगति के इस नए दौर में विचारों को एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता महसूस की जो वर्तमान भौतिक और व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग अपने लेखों में किया, परंतु इसे एक सुदृढ़ दार्शनिक पहचान दिलाने का कार्य विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक में के माध्यम से किया था। फिर जेम्स ने इसे सत्य का सिद्धांत माना जो व्यवहारिक परिणामों का टिका था। बाद में जॉन डीवी ने इसे प्रयोगवाद और साधनवाद का रूप में विकसित किया, जिसने शिक्षा जगत में क्रांति ला दी थी। इतिहास और दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रयोजनवाद को 4 मुख्य स्रोतों में विभाजित किया जाता है। पहला है मानवतावादी प्रयोजनवाद, जिसके अनुसार जो विचार मनुष्य की इच्छाओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की संतुष्ट करता है वही सत्य है। दूसरा प्रायोगिक प्रयोजनवाद जो केवल उन्हीं सत्यों को स्वीकार करता है जिन्हें वैज्ञानिक प्रयोगों, प्रयोगशाला की कसौटी पर परखा जा सके। तीसरा है जैविक प्रयोजनवाद, यानी जो मानता है कि मनुष्य के पास जो बुद्धि या विचार की शक्ति है वह पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाने और जीवित रहने का एक जैविक साधन मानी जाती है। विद्यार्थियों फिर अगला पॉइंट है प्रयोजनवाद की दार्शनिक मीमांसा, यानी तत्व ज्ञान और मीमांसा। तत्व ज्ञान
तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, यानी किसी भी दर्शन को पूर्णता से समझने के लिए तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का अध्ययन अनिवार्य होता है। प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा पूरी तरह भौतिक, परिवर्तनशील और बहुलवादी है मानी जाती है। यह दर्शन किसी अदृश्य ईश्वर, आत्मा या परलोक जैसी आध्यात्मिक सत्ता को पूरी तरह व्याख्यायित करता है। इसके अनुसार यह संसार अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में, वर्ल्ड इन दी मेकिंग, और कभी भी पूर्ण या समाप्त नहीं होता। ये ब्रह्मांड अनुभवों का एक ताना बाना माना जाता है जिसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। तत्वों के स्तर पर प्रयोजनवाद मानता है कि मनुष्य स्वयं अपनी क्रियाओं द्वारा अपने संसार का निर्माण करता है और इस ब्रह्मांड में कोई भी अंतिम या शाश्वत नियम काम नहीं कर रहा है। ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से प्रयोजनवाद केवल उसी ज्ञान को वैध और सच्चा मानता है जो मानव अनुभव और क्रिया के माध्यम से प्राप्त हुआ हो। ज्ञान कोई निष्क्रिय या किताबी वस्तु नहीं होती है जिसे दिमाग में भर लिया जाए, बल्कि ज्ञान एक सक्रिय उपकरण होता है जो समस्याओं को सुलझाने के काम आता है। इंद्रियों और बुद्धि के माध्यम से जब मनुष्य पर्यावरण के साथ अंत्यक्रिया करता है तो वास्तविक ज्ञान का जन्म लेता है। तब मूल्य मीमांसा के स्तर प्रयोजनवाद पहले से बने बनाए नैतिक नियमों, पाप पुण्यों या शाश्वत नियमों के स्वीकार नहीं करता। मूल्य आदर्श पहले से मौजूद नहीं होते, बल्कि उनका निर्माण मनुष्य अपनी व्यवहारिक आवश्यकताओं और सामाजिक अनुभवों के आधार पर स्वयं करता है। विद्यार्थियों, जो मूल्य आज समाज के लिए उपयोगी है वह कल अनुपयोगी होने पर बदला जा सकता है। तीसरा पॉइंट है प्रयोजनवादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत की। तो प्रयोजनवाद ने शिक्षा शास्त्र को एक अत्यंत आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदान किया है। इस दर्शन पर आधारित व्यवस्था के कई बुनियादी सिद्धांत माने जाते हैं। तो इस विद्यार्थी को, इस क्वेश्चन को हम यहीं तक देखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है और शिक्षा के बिना दर्शन पंगु है। इस कथन की रोशनी में दर्शन तथा शिक्षा के संबंध में चर्चा कीजिए। अगर बात करें महान शिक्षा शास्त्रियों ने और दार्शनिकों ने कहा, यह कथन दर्शन शास्त्र के बीच उस गहरे, अटूट और अविभाज्य संबंध को रेखांकित करता है जिससे अलग करना मानव विकास की गति को रोकने जैसा माना जाता है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ दर्शन जीवन के व्यवहारिक आधार, लक्ष्यों और सत्यों की खोज करना होता है, वहीं शिक्षा उन दार्शनिक सत्यों और आदर्शों को मानव व्यवहार में ढालने का व्यवहारिक माध्यम मानी जाती है। फिर अगर बात करें इसके कथन की, तो कथन का तात्विक विश्लेषण यह है कि दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है। तो इस प्रसिद्ध सूक्त के पहले भाग का अर्थ यह है कि दर्शन शास्त्र शिक्षा प्रणाली में एक निश्चित दृष्टि, उद्देश्य और सही दिशा प्रदान करता है। बिना किसी ठोस दार्शनिक आधार के शिक्षा एक ऐसे जलपोत जहाज की तरह हो जाती है जिसके पास कोई कंपास, दिशा सूचक नहीं होता, जिसे ये नहीं पता कि उसे किस किनारे पर पहुंचना है। और शिक्षा का मूल कार्य केवल कक्षा में बैठकर कुछ रट्टा लेना नहीं होता, बल्कि मानव जीवन को एक ऊंचे उद्देश्य की ओर ले जाना होता है। फिर बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि बिना दार्शनिक समझ की शिक्षा नीतियां ये तय नहीं कर नहीं पाती कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, समाज को किस दिशा में मोड़ा जाए। दर्शन के अभाव में शिक्षा दिशाहीन होती है और समाज में केवल अस्वस्थ प्रतियोगिता, अंधानुकरण और अनैतिकता को जन्म देने लगती है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश की यह शिक्षा व्यवस्था अपने दार्शनिक मूल्यों से कटी है, तब तक वहां की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हुई है। अतः दर्शन एक दिव्य चक्षु आंख है जो शिक्षा के अंधकार में भटकने से बचाता है और उसे प्रकाशवान मार्ग दिखाता है। अब बात करते हैं विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को यहीं तक देखते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी पीडीएफ के अंदर पूरा क्वेश्चन दे रखा है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रखा है। बस आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए मैसेज करना है, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप इसको अच्छे से पूरा पढ़ के उत्तर देख सकते हो विद्यार्थियों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है कि आपके विचार में शिक्षा आंतरिक ज्ञान को प्रकट करने में अपनी भूमिका कैसे निभाती है, स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि आंतरिक ज्ञान क्या होता है, सुगमकर्ता के लिए कैसा आपको मालिक की तरह काम करता है या उसको कैसे निखार करने का कार्य करता है। आप इस प्रश्न में अच्छे से देख सकते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 34, व्यक्ति निर्माण में म कारकों के श्रम एवं सामूहिकता सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये कैसे शिक्षा शास्त्री रहे, अपने मनोवैज्ञानिक है एंटन सेमनोविक मैकारके, उनके आधार पर कुछ कार्य बताएंगे, जैसे कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद गृह युद्ध हुआ, अनाथ बच्चों की समस्या के समाधान है, या सामूहिकता का सिद्धांत दिया उन्होंने। उसने आदर्शवादी दर्शन के विरोधी जो केवल किताबी ज्ञान करते थे उसको भी एकांत में लेकर समूह के साथ समझौते किया था। तो उसकी इस नीति को और उसकी इस मार्क्सवादी या विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, उसको भी आपको अच्छे से समझना है। ये आपके लिए पूरा का पूरा प्रश्न अच्छे से समझाया हुआ है, बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ लेना विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है कि पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। बाकी इस क्लास को हम यहीं तक विराम देते हैं। बाकी आपके लिए जो क्वेश्चन है, चाहे इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन और बाकी रह गए, आप पीडीएफ के नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इस 1 घंटे की महामैराथन क्लास में जितना हो सका, चाहे लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है या अपने अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, मैंने आपको कवर करवा दिए।
लगभग आपको इस सिलेबस के अंदर आपको कवर करने वाले प्रश्न आपको मैंने बता दिए। अगर आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं बड़े वाले क्वेश्चनों के आप पॉइंट्स बनाकर अपनी लैंग्वेज के अंदर बनाकर एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। बाकी विद्यार्थी जिनको भी लगता है कि क्लास से हेल्पफुल होती है और साथ साथ में अगर नोट्स लेना चाहे तो आपको स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, आप उन पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। तो आपको जिनको पीडीएफ लेनी है और जिनका लगता है कि मुझे पीडीएफ खरीदने हैं, वही विद्यार्थी मैसेज करें, क्योंकि अन्यथा आप अगर बोलोगे सर पैसे किस चीज़ के, तो मैं उसको पहले ही बता दूं कि आप वह विद्यार्थी मैसेज नहीं करें। पीडीएफ का चार्ज है, पीडीएफ फ्री नहीं है। आप मैसेज करोगे तो आपको भेज दी जाएगी, चाहे आप एक पेपर की लो, चाहे 2 पेपर की लो, चाहे सभी पेपरों के साथ में लो, आपको उस हिसाब से चार्ज अलग अलग बता दी जाएगा। तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो विद्यार्थी भी मानते हैं कि क्लास बहुत अच्छी है, तो वह विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, आप कहाँ से क्लास देख रहे हैं। चाहे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, चाहे जैन यूनिवर्सिटी है, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी है, चाहे राजस्थान की देश की कोई भी यूनिवर्सिटी है, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और ये महामैराथन क्लास मैंने आपके लिए लगाई है। मैं आशा यही करता हूँ कि आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और मेरा ये विश्वास है कि जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देखेगा, दिल से लाइक करेगा, कमेंट करेगा और सभी विद्यार्थियों को शेयर करेगा। अगर आप शेयर करेंगे अपने साथियों को कमेंट में और साथ में उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद होगी। हो सकता है वो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए हो या उनको भी कुछ टाइम नहीं मिला हो, तो वह एक क्लास देखकर अपना पेपर हो सकता है अच्छा बना सकते हैं, नहीं तो उन्हें फेल का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ लाइक करें। और साथ में आपको मैं बता दूं, इस पीडीएफ के अंदर आपको ऐसे वर्ड्स यानी इजी लैंग्वेज के अंदर तैयार किए गए ताकि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर होगा, और साथ साथ में आपको ज़्यादा 1 वीक की जो भाषा होती है या जो आपको क्लिष्ट ऐसे शब्द होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, इसलिए हमने ये नोट्स जो बनाए आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको अध्ययन के माध्यम से तैयार करवाएं, ताकि आपके 80 से 90 पेज या कम से कम 100 पेज में भी अगर हो सकता है तो पूरा सिलेबस कवर करवाने का प्रयास करते हैं। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी आपके लिए आगे जो क्लासेज है आती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।